हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले हमारे वीडियो इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट में प्रॉमिस करा था कि हम बजट में जितनी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है डिफिसिट की। हम बात करते हैं फिस्कल डिफिसिट इतना है हमारा, रेवेन्यू डिफिसिट इतना है हमारा, और ये इतना कंसर्न हो जाते हैं हम जब हम सुनते हैं कि हमारा फिस्कल डिफिसिट 6 से 7% तक पहुंच गया है। तो है क्या फिस्कल डिफिसिट और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है, और इन शॉर्ट डिफिसिट होता क्या है। गवर्नमेंट बजटिंग में जब हम गवर्नमेंट की यूनियन बजट में बात करते हैं कि इतना % डिफिसिट हो गया, व्हाट डज इट मीन, आपके लिए क्या मतलब है उसका, सरकार के लिए क्या मतलब है उसका, और सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसके लिए क्या मतलब है इसका। तो इन सब के बारे में देखते हैं। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, सिंपल घर का एग्जांपल लेके समझेंगे क्या डिफिसिट है, घर को रिलेट करेंगे सरकार की फाइनेंसेस से, और उसके बाद में समझेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है डिफिसिट क्या होता है। डिफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है, कि इस चीज़ की डिफिशियंसी, हम बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और डिफिसिट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी है। तो जब हम बोलते हैं कि सरकार में डिफिसिट चल रहा है, फाइनेंस में डिफिसिट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के फाइनेंसेस में जितनी उनकी आमदनी नहीं हुई है उतना उनका खर्चा हो गया है। कहने का मतलब है आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो ये जो खर्चा रुपया हो रहा है ना, 50 पैसे एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं, ये आपका डिफिसिट है। तो फाइनेंसेस में बजटरी सिचुएशंस के अंदर जब एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आप कितना खर्च कर रहे हो, आपका खर्चा आपके रेवेन्यू मतलब कि आपने कितना कमाया है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा डिफिसिट है। तो जनरली अगर डिफिसिट हो जाता है, जैसे कि आप 50,000 रुपये की सैलरी मिलती है और उस 50,000 में से मान लो कि किसी दिन किसी की शादी थी या आपको कहीं जाना था, आपने कहीं पे ट्रिप करा, या घर में किसी कोई बीमार हो गया, तो आपको क्या हुआ कि आपको 70,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी। अब इन 50,000 रुपये में से आपको घर भी चलाना है, आपको हाउस एक्सपेंसेस भी देने होते हैं, आपको घर का किराया भी देना होता है, आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे आने जाने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होता है। अब इन सबको तो आप ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल काट दोगे, ये तो आपको कमाने के लिए चाहिए। तो इन कमाने के लिए मान लो कि इन सब के अंदर आपका 30,000 का खर्चा बैठ जाता है, ठीक है, खाने का, पीने का, हर एक रोजमर्रा की ज़रूरत का खर्चा बैठता है। आपके पास पीछे कितने बचे, 20,000 रुपये। तो आपके पास मान लो कोई बीमार हो गया, उनको चाहिए 70,000 रुपये का ऑपरेशन हो रहा है और आपके पास है 20,000 रुपये। तो आप क्या करोगे कि चलो 20,000 मैं दे देता हूँ, बाकी के जो 50,000 हैं अभी एक बार उधार ले लेते हैं और उसके बाद में जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम चुका देंगे। तो आपने क्या करा, 50,000 रुपये का लोन ले लिया। तो ये जो 50,000 रुपये दिख रहे हैं आपको कि आपको कमी हो गई इतने रुपयों की, और आप ये क्या है, डिफिसिट है कि आपका खर्चा ज़्यादा हो गया लेकिन आपकी आमदनी उतनी नहीं हुई, तो दिस इज़ डिफिसिट। तो जनरली जब सरकार में डिफिसिट होता है, सरकार में जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, रेवेन्यू कम होता है, तो दो तरीके होते हैं कि या तो सरकार है या सरकार की अपनी करेंसी होती है, जाके नोट छाप लो, फिर से इकोनॉमी में पैसे आ जाएंगे। कमी पैसों की तो थी, लेकिन ये मेथड कभी भी ऑप्ट नहीं करा जाता है, इससे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बाकी कंट्रीज़ का ट्रस्ट आपकी इकोनॉमी पर से टूट जाता है और इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटेड हो जाता है। इसलिए प्रिंटिंग ऑफ करेंसी कभी भी एक ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम उधार ले लेते हैं। हम उधार किस किस से ले सकते हैं, हम RBI के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, हमको उधार दे दो इस इंटरेस्ट पे, सरकार उसमें उधार ले लेती है। RBI क्या है ना कि इट इज़ ए बैंकर ऑफ द बैंक्स, ठीक है, तो सरकार को भी अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये RBI के पास जाता है। सेकंड है कि हम इंटरनेशनल कहीं से ले सकते हैं, इंटरनेशनल किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। हम नेशनल मान लो स्टेट के पास तो जनरली नहीं होते हैं, बट आपके पास हमेशा एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप लोन ले सकते हैं। फिर रहता है कि आप मार्केट से पैसा उठा लो, पैसों फंडिंग फ्री फंडिंग नहीं है, पैसों की मार्केट है। जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट इकोनॉमी, जिसके अंदर क्या होगा कि सरकार आपको एक पेपर देगी जिसको हम टी पेपर्स भी बोलते हैं, उसकी एक रेट होगी कि ये पेपर, दिस इज़ लाइक कि ये मेरा शपथनामा है, मैं आपको 10,000 रुपये
जब भी आप ये पेपर वापस लेके आओगे, ये 10,000 रुपये के ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह, जो भी इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करके होगा, ये मैं आपको दे दूंगा। आज 10,000 रुपये में आप ये पेपर मुझसे खरीद लो। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, इनको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके सरकार अपना पैसा कमाती है। तो इस तरीके से जो डिफिसिट हो रहा है, जैसे आपने 50,000 रुपये का लोन लिया, आप बैंक के पास गए, बैंक ने लोन दे दिया। अब सरकार का 50,000 से कुछ नहीं होना, यहाँ पे लाखों में, ट्रिलियंस में जब हम बात करते हैं, तो ट्रिलियन के लिए हमको डिफरेंट मेथड ऑफ चाहिए। कोई एक, जैसे बैंक हो गया, कोई मार्केट हो गया, ये सब हमको ट्रिलियंस या बिलियंस के अंदर एक साथ पैसे नहीं दे सकते, तो हम डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। तो ये मतलब मेजर है कि बजटिंग इसमें बजट में डिफिसिट्स क्या होते हैं। तो जनरली इंडियन बजट के अंदर, यूनियन बजट जो है, इसमें हम 3 तरह के डिफिसिट की बात करते हैं: रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट और प्राइमरी डिफिसिट। सबसे पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीज़ें समझो कि रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है। मैं आपको ना बहुत ही सिंपल अभी लैंग्वेज में समझाऊंगी। रेवेन्यू और कैपिटल पे हम अलग से एक पूरा लेक्चर करेंगे, जिसमें हम पूरा रेवेन्यू, कैपिटल, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। अभी बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। बजट के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू जो है ये 2 तरह का होता है। आप रेवेन्यू का पैसा आ रहा है आपके पास, तो सरकार को पैसा कहाँ मिलता है? आप टैक्स पे करते हो, राइट? आपकी सैलरी में से टैक्स कटता है। आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनसे सरकार को पैसा मिल रहा है। तो ये टैक्स एंड नॉन टैक्स 2 तरह की इनकम होती है जिससे सरकार को पैसा मिल रहा है, ठीक है। खर्चा क्या होता है? देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका 30,000 का डेली का खर्चा है, वैसे ही सरकार को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, कि मुझे लोगों की सैलरी देनी है, मुझे लोगों की पेंशन देनी है, मुझे लोगों के सामान में जो ऑफिस एक्सपेंसेस होता है कि आपने कंप्यूटर खरीदा, ऑफिस के लिए पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इन सब चीज़ों का खर्चा जो होता है, जैसे कि बिल्डिंग है उसका किराया देना होगा, जैसे कि आपका घर का खर्चा था कि आपका रहना, खाना, आना जाना, पीना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली ये सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो सरकार की रोज़मर्रा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार चलाने में, जो बोलते हैं ना सरकारी काम चलाने में जो पैसा उठता है, वो सरकारी काम चलाने का पैसा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल 2 तरह का होता है, कैपिटल रिसीट होगा और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार के पास कोई एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचा, या फिर जो PSUs होते हैं, PSUs में से अपने जो शेयर थे सरकार के, वो शेयर सरकार ने निकाले, डिसइन्वेस्टमेंट करा। तो ये क्या कर रही है? सरकार की कैपिटल है। कैपिटल का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, 2 चीज़ें होती है, एक होता है असेट, एक होता है लायबिलिटीज़। ओके, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करूँगी, हम इसे बहुत सिंपली समझेंगे। असेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक घर है जो 1 करोड़ रुपए का है, जो मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। एक घर है जो 1 करोड़ रुपए का है, तो वो मेरा असेट है। लेकिन फिर मैंने क्या हुआ कि वो घर खरीदने के लिए बैंक से 50 लाख रुपए का लोन भी लेके रखा है। तो ये 50 लाख रुपए का लोन क्या हुआ? मेरी लायबिलिटी, जो मुझे वापस चुकानी है उसको। असेट और लायबिलिटी, असेट मेरी प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी जो अभी तो मैंने ले लिया लोन, लेकिन वापस उसको मुझे चुकाना है, असेट एंड लायबिलिटी। तो कैपिटल में क्या होता है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हुआ कैपिटल रिसीट में कि PSUs के शेयर बेचे, तो इसमें क्या होता है, सरकार की कोई प्रॉपर्टी थी उसको बेच के सरकार ने पैसे कमाए हैं। इसको ज़्यादा ना, इसको मतलब नहीं बोला जाता है कि आप कैपिटल में जो आपके पास है उसमें से निकाल के पैसे निकालोगा, क्योंकि कैपिटल क्या है कि आपको पैसा बनाने में हेल्प करती है, इसीलिए हम कैपिटल असेट क्रिएशन की बात करते हैं। और जो कैपिटल असेट क्रिएशन में, जैसे कि रोड बनाने में जो पैसा लगा, हॉस्पिटल बनाने में जो पैसा लग रहा है, ब्रिजेस बनाने में, डैम्स बनाने में, ये सब बनाने में, ये क्या है, असेट है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट बोले कि ये मेरा डैम है, तो वो क्या, गवर्नमेंट का असेट हुआ। असेट को बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्लियर हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जब आप डे टू डे डेली लाइफ में जो खर्चा हो रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जब आप कोई असेट क्रिएट कर रहे हो, आप रोड बना रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, वो क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बजट टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी ध्यान रखना है कि रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, जब आपका रेवेन्यू में पैसा कम हुआ
रेवेन्यू में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये आपके रेवेन्यू रिसीट को अगर एक्सीड कर जाता है कि आपको टैक्स एंड नॉन टैक्स से उतना पैसा आया नहीं, लेकिन आपकी डे टू डे वो जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उसके अंदर पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, तो उसमें आपका डिफिसिट हो जाता है, तो वो होता है रेवेन्यू डिफिसिट। और ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से ही रिलेटेड है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का रिसीट, इन दो चीज़ों का डिफरेंस होता है रेवेन्यू डिफिसिट। कैपिटल की कोई बात नहीं कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम नहीं हो रही है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट कर सके। कहने का मतलब है कि आपकी आमदनी है 30,000 रुपये, लेकिन आप घर में खर्चा कर रहे हो 50,000 रुपये, तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 20,000 रुपये का, इसका क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? तो आप क्या करते हो, इस 20,000 रुपये को उधार लेना स्टार्ट कर देते हो कि आज इस दोस्त से उधार ले लिया, आज इस बैंक से उधार ले लिया, आज उस दोस्त से उधार ले लिया। लेकिन क्या कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम तो हो नहीं रही है, तो ये उधारी आप पे बढ़ती जा रही है, साल दर साल, महीने दर महीने ये उधारी बढ़ती जाएगी। तो ये हमेशा, तो ये तो होता है कि गवर्नमेंट हमेशा रेवेन्यू डिफिसिट में रहती है, क्योंकि टैक्स रेट्स हमारी उतनी हाई नहीं है, हमारा टैक्स परसेंटेज, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है, तो इस वजह से इनकम इतनी नहीं होती है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा खूब होता है। तो ये है, तो रेवेन्यू डिफिसिट देखो, जब रेवेन्यू डिफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके जब 20-20 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मान लो कि लोगों के आपने 2 लाख रुपए उधार ले लिए, तो अब आप कहाँ से चुकाओगे? फिर आप क्या करोगे कि अच्छा मेरे पास ना वो एक बाइक पड़ी है पुरानी, उस बाइक को बेच देता हूँ, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आपने क्या करा, आपकी एक प्रॉपर्टी थी, वो बाइक आपकी प्रॉपर्टी थी, उसको बेच दिया और उसको, उससे जो पैसे मिले वो आपने यहाँ पे लगा दिए। तो यही बोल रहा है कि जब रेवेन्यू डिफिसिट गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्ट करने में मदद के लिए फोर्स करती है, जो हमने अभी कैपिटल रिसीट पढ़ा था ना, कि सरकार के जैसे PSUs हैं, शेयर्स हैं, जिनको वो बेचती है तो पैसे जो आते हैं उनको करती है, उससे कि फिर हमने जो पैसा उधार लिया है उसकी उधारी चुकाओ, पर ये भी फिर नहीं माना जाता है कि दिस इज़ नॉट गुड। तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू डिफिसिट में गवर्नमेंट जनरली ये कोशिश करती है कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं उसको वो अपने टैक्स या नॉन टैक्स रिसीट को इंक्रीज़ कर ले, ठीक है, कि या तो टैक्स रेट बढ़ाते हैं या नॉन टैक्स में कहीं पे रेवेन्यू लगाते हैं, तो इस वजह से। तो जनरली जब अभी रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ जाएगा तो जनरली लोगों पे या तो हायर स्लैब, मान लो कि आपकी 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आप पे 30% टैक्स लगता है, इस तरह का स्लैब इंक्रीज़ कर देते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डे टू डे फंक्शन को मैनेज करने में काम आता है, जैसे आपकी सैलरी हो गई, आपकी इन्वेंटरी, आपकी रेंट, आपके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी असेट को क्रिएट करने में नहीं काम आता है। असेट को अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये सिर्फ आपके डेली ऑपरेशंस में जो खर्चा जा रहा है सरकार का, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल क्या होता है कि गवर्नमेंट का पूरा पैसा, उसको बोलते हैं फिस्कल। नाउ फिस्कल डिफिसिट क्या होता है कि टोटल आपका जितना भी रेवेन्यू हुआ, मतलब टोटल पैसा आया और उसमें से कितना आपके पास टोटल कमी रह गई है, उसे बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट। जब आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हुआ कि डे टू डे जो आप खर्च कर रहे हो प्लस जो आप एसेट क्रिएट करने में पैसा खर्च कर रहे हो, उसका टोटल अगर आपके रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट से, मतलब आपके टैक्स नॉन टैक्स या आपके शेयर या डिसइन्वेस्टमेंट के बाद में जो पैसा आया है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, कि ऐसा नहीं है। देखो मान लो कि आपने बोला कि यार मैं तो 20,000 रुपये वो उधार भी ले रहा हूँ हर महीने, तो वो 20,000 रुपये आपके नहीं हैं, ठीक है, वो 20,000 रुपये आपकी नहीं है, वो 20,000 रुपये आपको वापस करने, वो आपकी लायबिलिटी है। तो इस लायबिलिटी को हटा के फिर अगर हम आपका डिफिसिट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 50,000 आपका खर्च होता है, 30,000 आपकी टोटल इनकम है, तो आपका जो फिस्कल डिफिसिट है वो 20,000 रुपये है, ठीक है। अगर मैं इसमें 20,000 रुपये जो आपने उधार लिए हैं इसको भी मैं ऐड कर देती, तो फिर आप बोल दो कि नहीं मैं तो है ही नहीं, फिस्कल डिफिसिट में ही नहीं हूँ मैं तो फिर आप अपनी उधारी को उधारी नहीं मानते। इसलिए जो बोरोविंग करा है हमने, जो हमने उधार लिया है पैसा, चाहे RBI से, चाहे इंटरनेशनल मार्केट से, चाहे मार्केट से, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं फिस्कल डिफिसिट में। इसको ध्यान रखना, फिस्कल डिफिसिट में सिर्फ आपका रेवेन्यू कलेक्शन, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। जो पैसा आपने उधार लिया है वो कभी भी नहीं आएगा।
तो फिस्कल डिफिसिट गवर्नमेंट को ये बात बताता है कि भाई इतने पैसों की कमी है। जैसे आपको ये बता रहा है कि 20,000 रुपये की कमी है दोस्त, 20,000 रुपये आपको लाने पड़ेंगे। तो ये लार्ज, अगर आपका जैसे 20,000 रुपये से मान लो आपका 40,000 रुपये ये डिफिसिट बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अब आपको 40,000 रुपये उधार लेने पड़ेंगे। तो फिस्कल डिफिसिट का मतलब जितना ज़्यादा फिस्कल डिफिसिट होगा उसका मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा आपको बोरोविंग लेनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा उधारी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये भी है कि आपकी इनकम और आपके एक्सपेंडिचर के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। या तो आपकी इनकम बहुत कम है या आपका जो खर्च है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। ये इसका सीधा सा मतलब होता है। तो इसको आपको हमेशा जो फिस्कल डेफिसिट है ये आपको जीडीपी के परसेंटेज में मिलेगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि 3% ऑफ द जीडीपी, 3% ऑफ द जीडीपी आपका इतना फिस्कल डेफिसिट है, तो वो पूरी जीडीपी जो आपकी पूरी इनकम है उसका 3% पोर्शन आपने फिस्कल डेफिसिट है, उतना आपको उधार लेने की ज़रूरत है। तो पूरी जीडीपी का 3%, मान लो आपकी पूरी इनकम का 3% अगर आपको उधार लेना पड़ रहा है तो ये मतलब है कि आप अभी घाटे में बहुत ज़्यादा चल रहे हो। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है, बी इट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर को किस में से माइनस कर देंगे, गवर्नमेंट की टोटल इनकम। और टोटल इनकम कितनी होगी, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी या फिर आपकी कैपिटल रिसीट हो जाएगी। जैसे कि आपने अगर कोई लोन का रिकवरी करा है, अगर आपने कोई डिसइन्वेस्टमेंट करा है, अपनी किसी एसेट को बेचा है, या 4G एंड 5G से रेवेन्यू जो आ रहा है आपको, उन सबको मिला के एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो। बोरोविंग को इसमें नहीं करना है। तो इसमें दो कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर का और टोटल इनकम का। एक्सपेंडिचर में क्या आता है हमारा, जो हम खर्च कर रही है, जो सरकार खर्च कर रही है। तो ये मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगी हमारी, सैलरी, पेंशन, डे टू डे, और कैपिटल में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एसेट क्रिएशन। ओके, इनकम कंपोनेंट मतलब आपका रिसीट में दोनों आएगी। आपकी रेवेन्यू से जो जनरेट हो रही है, जो आपकी टैक्स और नॉन टैक्स दोनों हो सकती है। टैक्सेबल इनकम में जैसे कि हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी टैक्स देते हैं, हम एक्साइज ड्यूटी देते हैं। आप जब कोई नई गाड़ी खरीदते हो तब उस पर टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं। ये सारे सरकार के रेवेन्यू हैं, ये सब सरकार की अर्निंग्स हैं। और नॉन टैक्सेबल में आ जाता है, मान लो कि सेंटर ने कोई लोन था, इस लोन सरकार ने स्टेट को कोई लोन दिया, तो स्टेट इस लोन पे सरकार को इंटरेस्ट पे करेगी, ब्याज सभी लोग देंगे, या फिर कोई डिविडेंड या प्रॉफिट है उसका, या फिर अगर यूनियन टेरिटरी से मान लो कि कोई पहले लोन दे के रखा था 10 साल पहले, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उस लोन को पूरा का पूरा फिल कर दिया है, तो वो सरकार की इनकम हो जाएगी। तो ये नॉन टैक्सेबल इनकम है। रेवेन्यू डिफिसिट से काफ़ी अलग होता है। और ये जो है इसकी अगर आज जितना हम बोलते हैं ना कि इतनी फिस्कल डिफिसिट है, इस फिस्कल डिफिसिट को मीट कैसे करेंगे, हम मनी को उधार लेके, हम पैसे उधार लेते हैं। और ये पैसे उधार लेने का मतलब है कि सरकार उस साल इतने % घाटे में चल रही है, सरकार के पास इतना % पैसा नहीं है अपनी सरकार को चलाने के लिए। तो हाई फिस्कल डिफिसिट जो है इसको जनरली अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए। देखो जैसे कि घर में होता है कि जितना आपका खर्चा होता है, जैसे आपको कभी घर खरीदना है, आपको कभी गाड़ी खरीदनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए घर में इतना पैसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे उतारते रहते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी में भी चलाने के लिए, असेट क्रिएट करने के लिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इतना सरकार के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन ये सब ज़रूरी है। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, तो इन सब बातों के लिए हमको क्या चाहिए कि असेट हो, पैसा हो। तो जब पैसा नहीं होता है तो सरकार इसको लोन ले लेती है। और क्योंकि ये सब ज़रूरी है, इनसे जॉब क्रिएशन होता है, इनसे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो ये सब ज़रूरी है। इसलिए फिस्कल डिफिसिट को कभी ऐसा नहीं होता कि सरकार उधार लेके सरकार चला रही, अच्छी बात नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिस्कल डिफिसिट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे FRBM के अंदर हमने बोला है कि FRBM एक्ट जो हमारा था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसमें एक लिमिट सेट कर दी गई थी कि 3% तक का जो लिमिट है हमारा, 3% ऑफ GDP तक का फिस्कल डिफिसिट हमारा एक्सेप्टेबल है। 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार को कंट्रोल करके रखना है कि GDP के 3% से ज़्यादा ना हो। अच्छा, फिर एक NK सिंह कमेटी आई थी 2016 में, इन्होंने भी रिकमेंड करा था कि गवर्नमेंट को 3% ऑफ GDP से तक टारगेट करना चाहिए कि आप 3% ऑफ GDP तक उधार लेके फिस्कल डिफिसिट में अपनी बोरोविंग्स लेके काम चला लो। लेकिन
कोशिश ये करनी है कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये रिड्यूस होता जाए। जैसे 2020-21 में 2.8%, 2023 में 2.5%। और ये ऐसा अमाउंट भी नहीं है कि सडनली आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्या टाइम के साथ जब आपका रेवेन्यू कलेक्शन, जब आपका रेवेन्यू रिसीट अच्छा होगा, जब आपके पास बढ़िया टैक्सेस आएंगे, आपका जो जितना भी बैलेंस है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उसको सही बैलेंस्ड होगा, तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 6 से 7.5% तक का फिस्कल डिफिसिट हमारा हो सकता है। तो अभी जब 1 तारीख को बजट प्रेजेंट हो जाएगा तब इसमें देखते हैं कि कितना होता है। काफ़ी सारे मेजर्स लिए जाते हैं कि फिस्कल डिफिसिट को कैसे रिड्यूस करना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि मैं ऐसा सिंपल बोल रही हूँ, आउट माइनस इन, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप आउट को बढ़ाओ, ठीक है, कम करो, आउट को कम करो, मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपका जो खर्चा हो रहा है उसे कम करो। अब इस खर्चे के अंदर रेवेन्यू एक ऐसा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसको आप कम नहीं कर सकते। ये तो आपको चाहिए, जैसे घर के अंदर घर का किराया, आपको खाने के लिए, आपको नौकरी पे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये मस्ट है आपके सर्वाइवल के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली कम नहीं होता है। फिर फोकस होता है कि हम क्या करें, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को ख़त्म कर दें। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप कम कर दोगे, इसका मतलब है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो हमको चाहिए चीज़ें उन सबको कंट्रोल कर रहे हो। वो सब भी हमको चाहिए जॉब क्रिएशन के लिए, तो वो भी उसको नहीं मानते कि आप कैपिटल में से पैसे निकाल लो क्या। फिर होता है अच्छा चलो हम इनकम बढ़ा देते हैं। इनकम हमारी कहाँ से हो रही है, रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू में हम क्या करते हैं कि हम या तो जो टैक्स स्लैब होता है हमारा, उस टैक्स स्लैब को इंक्रीज कर देते हैं, या फिर हम कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन हमारी जो होती है उस पर फोकस करते हैं, या फिर जो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि सब्सिडीज़ कभी है उसको कम कर दी, या अभी भी जैसे गवर्नमेंट 2021 के बजट में भी इस चीज़ की कोशिश कर रही है कि ऐसे स्कीम्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत सालों से चल रहे हैं जिनमें कंटिन्यूसली पैसा जा रहा है, या तो उनका एम अचीव हो चुका है या फिर वो डिसफंक्शनल हो गए हैं, उन सबको बंद कर दिया जाएगा ताकि जो पैसा उन स्कीम्स में जा रहा है उसको हम बचा लेंगे। या फिर बोनस कभी कभी काट देती है सरकार के पास, जैसे कि अभी देखो उन्होंने डीए कम कर दिया है, एलटीसी इनकैशमेंट वाली जो स्कीम्स होती है उनको ख़त्म कर देती है। या फिर हम रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं, मतलब हम सरकार की इनकम को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, अभी लास्ट टाइप है एक हमारा प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ये फिस्कल डिफिसिट का ही एक टाइप होता है। फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या हुआ कि सरकार को कितना उधार लेना है। तो फिस्कल डिफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी डिफिसिट। एग्जाम्पल के साथ समझो इसको, आपने 50,000 का लोन लेके रखा है। 50,000 के लोन पे आप हर साल 5,000 का इंटरेस्ट देते हो। तो अभी मान लो साल 1 में आपने 50 का लोन लिया और 2 साल में आपको भी कितना आपका डिफिसिट हो गया, 55,000 हो गया, 55,000, ठीक है। अब 55,000 फिर तीसरे साल में आपका कितना हो जाएगा, फिर 55,000 पे आपका और ब्याज लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 61,000, ठीक है। तो अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आपका डिफिसिट कितना है, तो आप मुझे कितना बताओगे, आप मुझे 50,000 बताओगे या आप मुझे 61,000 बताओगे। तो आप ये बोलोगे कि यार ज़रूरत तो मुझे 50,000 की थी, लेकिन ब्याज लगते लगते वो 61,000 हो गए। तो ऐसे में अगर मैं प्राइमरी डिफिसिट की बात करूं कि आपका प्राइमरी डिफिसिट कितना है, तो आप बोलोगे 50,000, बाकी पूरा 6,000 क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट है। तो प्राइमरी डिफिसिट वो होता है जब हम फिस्कल डिफिसिट में से ब्याज हटा देते हैं। सरकार जो फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या हुआ, सरकार को उधार लेना है, सरकार ने जब उधार लिया तो उस पर क्या होगा, ब्याज लगेगा। तो वो इंटरेस्ट जो है उसको हम डिफिसिट में नहीं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसको जब हटा देते हैं फिस्कल डिफिसिट में से तो वो हमारा हो जाता है प्राइमरी डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट जो है वो गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग बताता है। टोटल बोरोइंग मतलब जैसे इस एग्जाम्पल में मैं अगर आपसे पूछूं आपका फिस्कल डिफिसिट कितना है, आप बोलोगे 61,000, क्योंकि इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ है ना जो आपको देनी पड़ेगी। आप 6,000 रुपये से भाग तो नहीं सकते हो, आपको पूरा देना पड़ेगा। आपको 50,000 भी देना पड़ेगा और उसके बाद में जो 61,000 है वो भी देना पड़ेगा। तो 6,000 का हमारा इंटरेस्ट हो गया था, राइट। तो ये आपकी टोटल बोरोइंग है। और प्राइमरी डिफिसिट क्या दिखाता है कि एक्चुअल बोरिंग कितनी थी, द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कंप्लीट, मतलब आपने एक्चुअल में कितना उधार लिया था इंटरेस्ट को हटा के। तो प्राइमरी डिफिसिट बहुत सिंपल है, इट इज़ लाइक अगर आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का
फॉर्मूला लेते हो तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा फिस्कल डिफिसिट है, वो हमारा प्राइमरी डिफिसिट है, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा प्राइमरी डिफिसिट है। नाउ प्राइमरी डिफिसिट को बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर माना जाता है क्योंकि ये वो अमाउंट बताता है जो आपने एक्चुअल में उधार लिया था, और अगर आपको किसी साल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है तो क्या होगा, आपका फिस्कल डिफिसिट आपके, देखो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, अब मैं बोल रही हूँ कि प्राइमरी डिफिसिट मेरा 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ओके, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, मेरा फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, यही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अभी जितनी भी उधारी है, जितना भी मेरा फिस्कल डिफिसिट है वो मेरे इंटरेस्ट के बराबर है। इसका मतलब है कि अभी मैंने उधार लेना छोड़ दिया है, अभी मेरी सिर्फ इंटरेस्ट उधारी है, मतलब कि 50,000 रुपये आपने चुका दिए, अब जो 6,000 रुपये बचे वो आपकी पूरा डिफिसिट है। तो अगर एफडी, अगर पीडी इज इक्वल टू 0 है, प्राइमरी डिफिसिट 0 है, तो फिस्कल डिफिसिट कितना हो जाएगा, आपके इंटरेस्ट के बराबर। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एकदम सीट बेल्ट टाइट कर लिया है, बैलेंसिंग बजट लेके आ रहे हैं, और फिस्कल डिफिसिट जो पहले की गवर्नमेंट ने पूरा घपला करा था, फिस्कल डिफिसिट ज़्यादा करा था, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। सेकेंड है हमारा टाइप कि मान लो आपका इंटरेस्ट 0 है, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट, राइट, यही हो जाएगा। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो अभी अभी आपने बोरोइंग ली है इसी साल में, देखो 50,000 पे इंटरेस्ट कब लगा आपका, जब एक साल खत्म हो गया था, राइट, तब आपका जाके 55 हुआ था ना। तो अगर मैं बोल दूं कि आपका अभी भी फिस्कल डिफिसिट 50,000 ही है, इसका मतलब है कि आपने फ्रेश लोन लिया है, उस पर कोई तरह का आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि सरकार ने, पिछली वाली सरकार तो अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन अभी सरकार ने उधार लेना शुरू कर दिया है, फिस्कल डिफिसिट बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पुरानी वाली जो थी, उन्होंने बढ़िया रिस्पॉन्सिबली बैलेंस उनका बजट बना के रखा था, और उन्होंने किसी तरह की उधारी नहीं ली थी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अच्छा, एक चौथे तरह का एक बहुत छोटा सा है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट में क्या होता है, ये अभी अभी 2012-13 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, और स्टेट लेवल पे जो असेट क्रिएशन होते हैं उनको अकाउंट करा गया था। देखो, जब स्टेट को पैसे दिए जाते हैं या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को जब पैसे दिए जाते हैं, तब वो मिनिस्ट्रीज़ अपना खर्च करती है अपने हिसाब से, अपना बजट जो होती है उनके हिसाब से वो खर्च करती है। तो कभी कभी आप रेवेन्यू के पैसे में से असेट क्रिएट कर देते हो, ठीक है। जैसे ऑफिस के अंदर आपको बिल्डिंग बनानी है, जैसे ऑफिस के अंदर आपको 3-4 रूम बनाने हैं, आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो, वहाँ पे आपको एक हॉल बनाना है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए कंप्यूटर्स खरीदने हैं, तो आपको ब्लैक बोर्ड्स खरीदने, तो वैसे देखा जाए तो ये क्या है, असेट है, ठीक है, आपने कुछ क्रिएट करा है, आपकी प्रॉपर्टी है वो। लेकिन ये किसका पार्ट हो रहा है, ये रेवेन्यू का भी पार्ट हो रहा है। तो जब ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि जब सारे लोन जो स्टेट को दिए गए हैं, अगर वो सिंगल कैटेगरी में आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप असेट क्रिएशन भी कर रहे हो विदाउट क्लासीफाइंग कि आप इससे असेट क्रिएट करोगे या अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट लेके आते हैं, जिसके अंदर स्टेट लेवल पे जो असेट को क्रिएट करा गया है उसको रेवेन्यू डिफिसिट में से माइनस कर देते हैं, और हमारा निकल जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। क्योंकि असेट क्या हो रहा है, हमारा कैपिटल, राइट। तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना कि आपने रेवेन्यू वाले पैसे में से असेट क्रिएट करा है, मतलब कैपिटल क्रिएट करिए, तो उस कैपिटल को हम रेवेन्यू डिफिसिट में से माइनस कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि चलो उसको तो हमने हटा दिया, अब हमारा हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। तो ये एक ट्रेंड है, पीआईबी पे आया था ट्रेंड इन डेफिसिट में। इसमें आप ना फिस्कल डिफिसिट देखो 3.3%, 3.4, 3.3%, 3.8 एंड 3.5 फ्लक्चुएट कर रहा है, ये हर बजट में अलग अलग रहेगा। सेम फॉर द रेवेन्यू ऑल्सो, इफेक्टिव एंड दी प्राइमरी डिफिसिट। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि पिछले इतने सालों से स्टैटिक है, इंक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंक्लाइन भी हो रहा है और डिक्लाइन भी हो रहा है, सब में आपको दिखेगा, इसमें कोई एक सेट ट्रेंड नहीं है। तो ये था हमारा पूरा डेफिसिट का। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत अच्छे से इसे समझाऊं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, क्या आपको डेफिसिट अच्छे से समझ में आया? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। एंड ऑल्सो इसके साथ आप कौन सा इकोनॉमी का ऐसा पोर्शन है बजट से रिलेटेड जो आप मुझसे कवर करवाना चाहते हो, तो वो भी यू कैन मेंशन देयर।
एंड इस वीडियो का जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।